World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. प्रेम यह एक सनातन काव्य मूल्य है। सृष्टि के आरंभ से ही इस मूल्य को कविता में पिरो दिया गया है। इसीलिए दुनिया की किसी भी भाषा का कोई भी कवि सबसे पहले प्रेम कविता लिखता है। प्रेम भला हो भगवान पे हो, प्रेम भला हो प्रकृति के किसी भी घटक पे हो, वह प्रेम ही होता है। ऐसे ही प्रेम की भावना को लेकर के कबीर जी ने एक बहुत अच्छा दोहा कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। इसका मतलब पोथियां पढ़ पढ़ करके कोई भी पंडित नहीं होता, उसे सिर्फ प्रेम की ढाई अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। यानी दुनिया के चराचर सृष्टि के सभी घटकों पर हर एक ने प्रेम करना चाहिए। यहां प्रेम का मतलब बहुत गहराई का है। किसी की अवहेलना नहीं करना, किसी के प्रति दुस्वभाव नहीं रखना, किसी को लेकर के मन में अनिष्ट भाव नहीं रखना, इसे प्रेम कहा गया है। सूफी बाबा ने कहा था, देखो प्रेम की कल्पना अलग हो सकती है लेकिन अर्थ एक ही होता है, एक ही होता आया है। तो सूफी बाबा ने कहा है, कागा कागा सबक न खइयो, चुन चुन खइयो मांस, मत खइयो मेरे दो नैना, जिन्हें पिया मिलन की आस। इसका मतलब होता है जिसके ऊपर हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम एक एहसास होता है। जिसके पास दिल होता है उसको यह एहसास होता रहता है। खुद को भूल करके जिसके ऊपर हम प्रेम करते हैं उसमें समा जाने को ही प्रेम कहता है। फरीद बाबा ने जो कहा है कि कागा कागा सबक न खइयो, चुन चुन खइयो मांस। ये जो काग पक्षी होता है वो अपने शिकार को नोचने के पहले उसकी आंखें फोड़ देता है। और यहां पर बाबा यही कहते हैं कि हे कागा, मेरे शरीर के सब अंगों का मांस तू चुन चुन कर खा ले, सिर्फ मेरी आंखें बख्श दे, क्योंकि इन आंखों को मेरी प्रियतम का, मेरी प्रेमिका का सिर्फ मात्र देखने तक का अवसर मुझे मिले, क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूं, सिर्फ एक बार देखना चाहता हूं। वो मेरे दिल में ही रहती है लेकिन प्रकृति के स्वरूप में मैं देखना चाहता हूं। इस तरह के परम प्रिय भाव कविता में लाने की कोशिश हजारों कवियों ने की है। हजारों में इसलिए बोल रहा हूं कि दुनिया की तमाम भाषाओं में यह प्रेम की अनुभूति का दर्शन हमें होता है। हम आज जिसकी प्रेम काव्य को अवगत करा रहे हैं आपको, वह नेपाल से है। नेपाल की एक बहुत ही संवेदनशील कवि है वह, उसका नाम है शारदा घिमिरे भैल। हाल ही में मैंने उनके मुक्तकों का अनुवाद हिंदी में किया है, सफर में जिंदगी इस नाम से। नेपाली में उसकी किताब का नाम है सरुलता। और शारदा जी ने बहुत सारी अनुभूति को लेकर के मुक्तक की रचना की है, जिसमें आत्मसंवादात्मक मुक्तक है, देश प्रेम के मुक्तक है, सामाजिक समस्याओं पर मुक्तक है। ऐसे कई सारे विमर्शों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लेखन किया है। आज हम सिर्फ उनके 4 मुक्तक, प्रेम से संबंधित 4 मुक्तक देखने वाले हैं। बाटामा उभिएको पर्खाल आफै पर सरेको छ, बाटामा उभिएको पर्खाल आफै पर सरेको छ, पत्थरले मूर्ति बन्न अनेक चोट सहनु परेको छ, पत्थरले मूर्ति बन्न अनेक चोट सहनु परेको छ। सागर आज नदीलाई भेट्न हतारिँदैछ सायद, सागर आज नदीलाई भेट्न हतारिँदैछ सायद, अब आकार लिँदै नदी झरना जसरी झरेको छ, अब आकार लिँदै नदी झरना जसरी झरेको छ। बहुत ही बढ़िया।
बाटामा उभे को परखाल आफे पर सरके को छ, यानी कि अपने प्रेमी की तरफ आकर्षित होने वाली इस नायिका का प्रेमी उसे मिलने आ रहा है, तो वो उसे कहती है कि ये आज सागर को ही नदी से मिलने की जबरदस्त इच्छा हो रही है और सागर ही नदी को मिलने के लिए आ रहा है। और वह यह देख करके ये जो प्रियतमा है, प्रेमिका है, वो झरने की तरह आवेग से बहती हुई सागर के मिलन को उत्सुक है। देखो यहाँ पर शारदा जी ने जिन प्रतिमाओं का, जिन बिंबों का आयोजन इस कविता में किया है, वो बहुत ही शक्तिशाली बिंब है। शक्तिशाली इसलिए है कि सागर का नदी को मिलने के लिए उतावल होना, ये जो कल्पना है, ये मात्र कल्पना नहीं है, ये प्रेम की, प्यार की गहराई तक ले जाने वाला सत्य है। इस सत्य को लेकर के और उसी तरह नदी अपना हर रोज का, हमेशा का आवेग छोड़कर एक झरने की जैसे बहुत ही तेजी से दौड़ती है। ये जो आवेग है सागर का, यानी कि प्रेमिका और प्रेमिका का, इन आवेग को लेकर के जिन प्रतिमाओं का आयोजन किया है, वो प्रतिमाएं इस एहसास को, प्यार के एहसास को सच तक ले जाने की कोशिश करता है। हर कवि दुनिया के एक सत्य को लेकर के आगे बढ़ता है, और वो सत्य का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम कहते हैं कि सत्य शिवम सुंदरम, तो सुंदर तो सृष्टि है, प्रकृति है। शिव यानी कि निर्मिति है, हर एक चराचर की निर्मिति है। और सत्य जो होता है, वो सत्य होता है आत्मा के अंदर, मन में उभरने वाली सच्चाई, जो हम सृष्टि में देखते हैं, जो हम संसार में देखते हैं, उस सत्य को लेकर के कवि अपनी कविता, कल्पना एवं बिंबों का आयोजन करता है। अब हम दूसरा मुक्तक रहेको छ। देख्दैछु आकाशमा यो जुन गजबको, देख्दैछु आकाशमा यो जुन गजबको, अनायासै बज्दैछ मिठो धुन गजबको, अनायासै बज्दैछ मिठो धुन गजबको। शीतल दियो बरपिपलको बोटले जसरी, शीतल दियो बरपिपलको बोटले जसरी, लगाएर कहाँ गयो सम्झे गुण गजबको, लगाएर कहाँ गयो सम्झे गुण गजबको। शारदा जी को एक दूसरा एहसास होने जा रहा है। जब उनका प्रेमी, उनका यानी कि इस कविता की जो नायिका है, उनका जो प्रेमी है, वो उसे मिलने आता है या मिलने आने की संभावनाएं उसे लगती है, तो सब गजब का लगता है उन्हें। आकाश में जो चंद्रमा दिखता है, वो भी बहुत गजब का लगता है। अनायास से कहीं तो भी एक मीठी धुन बजती उन्हें सुनाई देती है। कई शांत पीपल के पेड़ जो दिख रहे हैं, वो बहुत ही शांत शांत होते जा रहे हैं, और सभी वादों को तोड़कर उसका यानी प्रेमी का आना भी उसे गजब लगता है। यहाँ पर भावनाओं में न बहते हुए स्थिर चित्त लेकर के जीवन की अनुभूति को ये प्रसारित कर रही है, प्रकट कर रही है कविता। जीवन की अनुभूति प्रकट करना बहुत ही बड़ी बात होती है। बड़ी इसलिए होती है कि वो एक एहसास मात्र होता है, उसका अनुभव किए नहीं जाता, दूसरे को दिए नहीं जाता, वो खुद का ही अनुभव होता है। जैसे हम एक चम्मच भर शक्कर खा लिया और किसी ने पूछ लिया कितनी मीठी थी, तो हम बता नहीं सकते। इसी तरह प्रेम को उजागर करने के लिए, प्रेम की भावनाओं को उजागर करने के लिए हर एक कवि को जो शब्दों के परे जाकर के, भाषा के परे जाकर के जो लिखना होता है, उसमें शारदा जी सशक्त है। इसलिए वो बड़ी सशक्तता से अपना अनुभव अपने श्रोताओं के साथ साझा करती दिखाई देती है। अब तीसरा मुक्त। अब मेरो तेस्रो मुक्तक रहेको छ। सम्झे सानामा खेल्दै बनाएको बालुवाको घर, सम्झे सानामा खेल्दै बनाएको बालुवाको घर, भत्किन सक्छ मन पनि, भत्किन सक्छ मन पनि, भएन भने कुनै भर,
किन सक्छ मन पनि भएन भने कुनै भर। भोग्नुपर्छ आफैले जीवनका आरोह अवरोह, भोग्नुपर्छ आफैले जीवनका आरोह अवरोह। पानीको फोका झैँ फुटेपछि सारा सपना रहर, पानीको फोका झैँ फुटेपछि सारा सपना रहर। प्रेम के साथ साथ प्रेम भंग, विरह और प्रणय ये शब्द भी आते हैं। शब्द का मतलब ये कृतियां आती है, ये भाव आते हैं। इस भावों के अंदर जो जो अवस्थाएं है वो सभी अवस्थाओं का दर्शन इसी शब्द से कहा जाता है, इसी शब्द से कराया जाता है। इसकी कोशिश इस मुक्तक में करते हुए शारदा जी को अपना बचपन याद आता है कि बचपन में रेत के घर बनाते हैं और वो पानी की, अगर वो नदी में वालू में बनाते हैं या सागर के किनारे बनाते हैं तो पानी की एक लहर आती है और वो सब बुझा देती है। जीवन भी ऐसा ही है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, वो सब तो प्रकृति के हाथ में होता है। कब कहाँ बाढ़ आ जाए, कब कहाँ लहर आ जाए, कब कहाँ सुनामी आ जाए, कब कोई किसी को छोड़ जाए। सामने वाले व्यक्ति की, वो प्रेमिका हो या प्रेमी हो, उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है इसका तो एहसास उसके साथी को नहीं होता। कब उसके मन में क्या आ जाए, ऐसे ही कुछ प्रेम से लथपथ होकर जीने की आशंकाएं, जीने के लिए, जीने के साथ साथ जो आशंकाएं उसके मन में उभरती है, ये चित्रण उसी आशंकाओं का है। और आप देखिए अगला मुक्तक और सशक्तता से अब मेरो चौथो तथा अन्तिम मुक्तक म वाचन गर्दैछु। सौन्दर्य गोधुलीको आँखाभरि छाएर गयो, सौन्दर्य गोधुलीको आँखाभरि छाएर गयो। कोइली चरीले सरगम भाकामा गाएर गयो, कोइली चरीले सरगम भाकामा गाएर गयो। पल्केका स्वादका फलका मिठा ऐसेलुहरू, पल्केका स्वादका फलका मिठा ऐसेलुहरू। छचल्काउँदै प्रीत वन पाखासँग लाएर गयो, छचल्काउँदै प्रीत वन पाखासँग लाएर गयो। धन्यवाद, आजलाई यति नै। शाम का समय है और सुंदर सांझ सभी और अपना रुतवा जमाए हुए है। बाग में कोयल मीठे स्वर में गा रही है और काफल के फल का मीठा स्वाद प्रेमिका के जिह्वा पर आ रहा है। इन सबका कारण क्या है? कारण मात्र यही है कि उनका प्रेमी उसे मिल करके गया है, उसकी तन मन को जो चाहिए वो सब कुछ दे करके गया है। उनकी मन की भावनाएं मन की गहराई तक पहुंची हुई है और शरीर तृप्त सा हो गया है। और इसके लिए वो कहती है कि ये सब जो मन में विहार हो रहा है ये मेरी प्रीत छलक रही है। मेरे प्रीत के कारण, मेरे साथी के साथ हुए मिलन के कारण मुझे ये सृष्टि बदलती दिखाई दे रही है। इस तरह मुक्तकों की रचनाओं में भाषा का स्थान अनुग्रहित करते हुए, भाषा का स्थान अनुग्रह करने के बाद भी भाषा के परे जा करके अपनी भावनाओं का, अपनी एहसासों का एक रुतबा जमाने की ताकत, शक्ति इस कवियत्री में है। धन्यवाद शारदा जी, धन्यवाद।